आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक बेसिक टर्म बता देता हूँ। कंजर्वेशन शब्द, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए अगर कंजर्वेशन शब्द लगा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। और उसका जो टोटल सम अप रहता है वैल्यू, अगर हम उसकी वैल्यू की बात करें तो वैल्यू भी हमेशा फिक्स रहती है। तो फिक्स, सेम या कांस्टेंट कुछ भी कहिए, ठीक है, अगर कंजर्वेशन शब्द लगा है तो। यानी अगर मैं कह रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसा प्रिंसिपल मैं बात करने जा रहा हूँ जिसमें एनर्जी का हमेशा कंजर्वेशन रहता है, यानी एनर्जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। मैं आपको मैथमेटिकल स्टाइल में बता रहा हूँ, मैं रटे रटाए फंडे के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। रटा रटाए फंडा तो आपको बहुत पता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप जूनियर क्लास से बहुत सुनते चले आ रहे हैं, ठीक है। वही तरीका है, देखिए वो जो मैंने पहला स्टेटमेंट वही लिखा है, क्या? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली बी ट्रांसफर, इट कैन only be transferred from one body to another in the same form or any other form। इतना पढ़ा होगा आपने, वही पुराना मेथड है। लेकिन इसको आज तक आपने केवल थ्योरी के हिसाब से पढ़ा, ये आज तक आपके लिए थ्योरी ही था। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it can be transferred from one body to another in the same form or any other form, ठीक है। ये आपके लिए केवल लैंग्वेज थी, लेकिन इसको आप कायदे से एनालाइज करिए तो ये क्या कह रहा है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, यानी आप एनर्जी की वैल्यू को क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब बढ़ा नहीं सकते। नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी आप इसकी वैल्यू को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मतलब कम भी नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सिर्फ ट्रांसफ़र किया जा सकता है, वो भी इन द सेम फॉर्म, उसी फॉर्म में जैसे हीट होता है कि एक हीटेड बॉडी को दूसरी बॉडी से टच करा दिया तो हीट एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में हीट के फॉर्म में ही चली गई, तो ट्रांसफ़र हो गया एनर्जी का सेम फॉर्म में, ठीक है। और एनी अदर फॉर्म, ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जी का दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हो जाए। जैसे आप अगर स्टीम को ले लें और स्टीम इंजन में उसका इस्तेमाल करें तो इंजन मूव करेगा आगे। स्टीम इंजन सुना है ना, कोयले वाला इंजन, कोल वाला। तो स्टीम इंजन की हेल्प से हम लोग मैकेनिकल वर्क करा सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये मोशन हो रहा है तो आप काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो। आई बात समझ में? तो ये इसको मैथमेटिकली समझिए, मतलब ये ना हम बढ़ा सकते हैं ना हम घटा सकते हैं, कुल मिला के आदान प्रदान कर सकते हैं, उसका रूप बदल सकते हैं, लेकिन टोटल वैल्यू उतनी ही रहेगी। ये है मैथमेटिकल मीनिंग, यानी कि एनर्जी जो रहती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। मतलब अगर हम दो लोग हैं सिर्फ सिस्टम में, आप और मैं, अगर हम दो लोग हैं सिस्टम में, ठीक है, तो इस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ है। अगर हम सिर्फ अपनी और आपकी बात कर रहे हैं, आपकी और अपनी बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम बाकी दुनिया को छोड़े दे रहे हैं, तो ये सिस्टम हो गया आइसोलेट, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब अब हम क्या बात कर रहे हैं कि ना हम किसी तीसरी चीज़ से ना एनर्जी लेंगे ना अपनी एनर्जी उसको देंगे, सिर्फ जो आदान प्रदान होगा हमारे आपके बीच में होगा। अब मान लीजिए आपके पास 100 जूल थी, मेरे पास 0 था, तो टोटल कितना हुआ? 100। मेरे पास 100 जूल थी, आपके पास 0 था, टोटल कितना हुआ? 100। आपके पास 50 जूल, मेरे पास 50 जूल, मतलब 50 जूल मेरे से आपको चली गई, तो टोटल अब भी 50 कितना हो गया? 100। आपके पास थोड़ा और चला गया, 70 हो गया, मेरे पास 30 जूल बचा, टोटल अब भी कितना हो गया? 100। यानी कुल मिला के अगर एक सिस्टम है और सिस्टम के अंदर जो एनर्जी रहती है वो हमेशा उतनी ही रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है। बस इतना हो सकता है एक से निकल के दूसरे में चली गई। हमारे पास सपोज लाइट के फॉर्म में थी तो आपके पास सपोज बिजली के फॉर्म में आ गई, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आ गई, बस इतना सा होता है, ठीक है। बहुत डिटेल डिस्कशन कर लिया हमने, बात समझ में आ गई होगी आपको। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन शब्द का मतलब होता है कि जो चीज़ हमेशा फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, उसके लिए कंजर्वेशन शब्द लगाया जाता है। यानी ये वो प्रिंसिपल है जिसमें हम एनर्जी किस किस कंडीशन में कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट था वो मैंने लिख दिया, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द सेम फॉर्म और एनी अदर फॉर्म। दूसरा जो इसका स्टेटमेंट है, जो कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, छोटा भी है और
पूरी बात प्रॉपर मैथमेटिकली एक्सप्लेन करता है, वो है टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। मैंने बोला आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, यानी टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी जो सिस्टम की रहती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी आप किसी आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी जब भी निकालेंगे तो उसकी वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पे निकालेंगे हमेशा सेम ही आएगी। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि टोटल 100 ही आ रहा है, ठीक है, तो E कांस्टेंट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं, थोड़ा छोटा छोटा भी इसको लिख दिया है, इसके कंपेरिजन छोटा क्यों, क्योंकि अब हम पर्टिकुलरली बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी की, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अभी तक यहाँ पे ये जो है वो कोई भी एनर्जी की बात हो रही थी, अभी फिलहाल यहाँ बात किसकी हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है आप जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप स्टेटमेंट को गोली मार दो, आप सीधे सीधे यहाँ रिजल्ट पे आ जाओ, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मतलब सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, यानी कंजर्वेशन मतलब कांस्टेंट, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट हम कहने जा रहे हैं। वही देखो लिखा हुआ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है, अगर किसी भी प्रकार से एनर्जी का लॉस ना हो रहा हो, यानी फ्रिक्शन जैसे कोई फोर्सेस अगर काम ना कर रहे हो, तो टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। द टोटल सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, समझिए ना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मतलब कांस्टेंट रहेगी मैकेनिकल एनर्जी, कांस्टेंट रहेगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो वही लिखा हुआ, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू डिसिपेटिंग फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन फोर्सेस, then the total mechanical energy of the body remains constant, that is there is only an interchange between kinetic energy and potential energy। मतलब कैसे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू कांस्टेंट है, सपोज काइनेटिक के पास 100, पोटेंशियल के पास 0, तो कुल मिला के 100। अब हर बार देखिए 100 ही आएगा। अब इसके पास क्या हो गई 90, इसके पास पहुंच गई 10, तो 90 प्लस 10 टोटल एनर्जी कितनी होगी, फिर से 100। इसके पास 80 हो गई, इसके पास 20 हो गई, टोटल कितना हो गया 100। इसके पास समझ गए 70 हो गई, इसके बाद 30 हो गई, टोटल कितना हो गया 100। यानी इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये है कि जितनी काइनेटिक बढ़ती चली जाती है उतनी पोटेंशियल कम होती चली जाती है, और जितनी पोटेंशियल बढ़ती चली जाती है उतनी काइनेटिक कम होती चली जाती है। कुल मिला के अल्टीमेटली बराबर रहना है पूरा सिस्टम, मतलब K की वैल्यू बढ़ेगी तो उतनी ही U की वैल्यू कम हो जाएगी ताकि टोटल सम उतना रहे। K की वैल्यू कम हो जाएगी तो U की वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी ताकि टोटल उतना ही रहे। आई बात समझ में। इसका थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन अभी हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। हाँ भाई, तो हम लोग पढ़ेंगे थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एक बॉडी को फ्रीली फॉल करा दिया। फ्रीली फॉलिंग का मतलब आप समझते हैं, जब किसी बॉडी पर केवल ग्रेविटेशनल पुल ही काम कर रहा हो तो हम उसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहते हैं। देखिए ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में ये एक ब्लू कलर का डॉट एक बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो फिलहाल A पॉइंट पे था, यहाँ से बॉडी को ड्रॉप किया गया है। ध्यान से समझिएगा, जब भी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ली जाती है। कुछ देर बाद, मान लेते हैं कुछ देर बाद, h डिस्टेंस फॉल होने के बाद ये बॉडी B पॉइंट पे पहुँच गई, उसकी वेलोसिटी V0 हो गई। जिस समय बॉडी V पे थी तो अगर ऊपर से h हाइट नीचे गिर गई है और टोटल हाइट पहले से h थी, तो अभी जो बची हुई हाइट है वो h माइनस h यानी कैपिटल H माइनस स्मॉल h है, ठीक है। उसके बाद ये बॉडी अभी भी गिरती रहेगी आगे, मतलब जब A से गिरी h हाइट, मतलब h डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद B पे आ गई, वेलोसिटी V0 हो गई। उसके बाद और रिमेनिंग डिस्टेंस गिरने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, V हो गई, और ये अल्टीमेटली ग्राउंड को इतनी वेलोसिटी से टच करेगी। अब एक्चुअली हम लोग करने जा रहे हैं वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अर्थात हम लोग वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं कि हर जगह काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल सम जो रहेगा वो सेम आएगा, ठीक है। तो हम A पॉइंट पर, B पॉइंट पर और C पॉइंट पर तीनों जगह काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल कर ऐड करेंगे। अगर हर जगह पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल सम सेम आता है, इसका मतलब हर जगह पर मैकेनिकल एनर्जी उतनी ही है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। A पॉइंट पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बॉडी को जस्ट ड्रॉप किया गया है, तो एट A काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू हाफ m और स्पीड हो गई 0, तो अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी इस जगह पे, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू 0 आ जाएगा।
पोटेंशियल एनर्जी, इस समय बॉडी जमीन से कितनी हाइट पे है, कैपिटल एच हाइट पे है, तो ये हो जाएगा mg कैपिटल एच। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी आ गई 0 और पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh। तो टोटल अगर हम निकालेंगे तो 0 प्लस mgh इज इक्वल टू mgh, पहली इक्वेशन बन गई। यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी ए पॉइंट पर mg कैपिटल एच आ रहा है। अगर हम b पे निकालें और फिर से इतना ही टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ जाए, फिर c पे निकालें तो इतना ही आ जाए, तो वेरीफाई हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हमें b पॉइंट पे चाहिए तो b पॉइंट पे स्पीड सबसे पहले चाहिए, क्योंकि जब तक स्पीड नहीं पता होगी यहाँ की तो काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी। बात को बहुत ध्यान समझिएगा। अगर आप b पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए स्पेशल रोल होता है इस v का। जब तक v नहीं आएगा तब तक काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा। तो b पॉइंट पर हमने लगाया फॉर a टू b, a से b के लिए फॉर्मूला लगाते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, जो v है यानी b पॉइंट पर अगर a इनिशियल पॉइंट और b फाइनल पॉइंट माने तो a पॉइंट की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो a पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है 0, तो इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे हम 0 रख देंगे और b पॉइंट की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी के प्लेस पे v नॉट रख देंगे। समझ जाइए बात को। ठीक है, a पॉइंट इनिशियल पॉइंट हो गया तो इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे 0 और b पॉइंट फाइनल पॉइंट हो गया, यानी फाइनल वेलोसिटी की जगह पे v नॉट हो जाएगा प्लस 2, क्योंकि ग्रेविटी के अंडर फॉल कर रहा है इसलिए g, और कितना हाइट फॉल किया h। तो इस तरीके से आपके पास आ गया v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी इस जगह निकालनी थी तो इसलिए बिकॉज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू हाफ m v नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू हाफ m, और v नॉट का स्क्वायर जो हो गया वो 2gh हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू mg स्मॉल h आ जाएगा। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो ज़मीन से b पॉइंट h माइनस h हाइट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो आ जाएगा mg ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो इस तरीके से हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया और ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो आप देखिएगा mg कैपिटल H माइनस mg स्मॉल h आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का mg स्मॉल h है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। चलिए मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का mg स्मॉल h और पोटेंशियल एनर्जी का mg h माइनस h अगर कर देंगे तो mgh प्लस mgh माइनस mgh, तो mgh से mgh कैंसिल, तो फिर से हमारे पास क्या आ गया mg कैपिटल H, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, देखिए फिर से टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh आ गई है। अब हम C पॉइंट के बारे में बात करते हैं। C पॉइंट पर अल्टीमेटली बॉडी की वेलोसिटी v हमने मान ली है। ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी C पॉइंट पे आपको निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, पहले v निकालना पड़ेगा। तो हमने एट C पॉइंट फॉर A टू C लिया है। A इनिशियल पॉइंट है यानी u का वैल्यू 0 लिया जाएगा, और C फाइनल पॉइंट है यानी v का वैल्यू v लिया जाएगा। तो फॉर A टू C v की जगह पे v ही है और u की जगह पे 0 हो गया प्लस 2। A ग्रेविटी के अंदर चल रहा है इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टोटल हाइट वो h फॉल कर चुका है। A से C तक टोटल हाइट फॉल्ड h है। तो इस तरीके से हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी C पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगी। वैल्यू पुट कर देंगे तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर की जगह हो गया 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसलिए काइनेटिक एनर्जी C पॉइंट पे आ गया mg कैपिटल H, और पोटेंशियल एनर्जी माय डियर आ जाएगा mg इंटू 0। क्यों, क्योंकि ज़मीन से अब हाइट 0 हो चुकी है, बॉडी ज़मीन पे ही आ चुकी है, यानी अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी C पॉइंट पे कितनी आ गई 0। तो पोटेंशियल एनर्जी C पे 0 है, काइनेटिक एनर्जी mg। देख रहे हैं इंटरचेंज चल रहा है। पहले काइनेटिक में 0 था, पोटेंशियल में पूरा mgh था, फिर थोड़ा हिस्सा काइनेटिक आ गया, थोड़ा पोटेंशियल आ गया, लेकिन कुल मिला के उतना ही रहा। थर्ड स्टेप पे अब देखिए पूरा जो पहले पोटेंशियल के पास था अब पूरा काइनेटिक के पास है, और पहले काइनेटिक 0 थी अब पोटेंशियल 0। यानी क्या होता है, थोड़ी सी काइनेटिक निकल के पोटेंशियल में चली जाती है, पोटेंशियल निकल के काइनेटिक में आ जाती है, लेकिन रहता टोटल उतना ही है। ठीक है, तो अगर आप फिर से टोटल अगर यहाँ पे करेंगे तो mgh प्लस 0 गिव्स आउट mgh। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं।
ठीक है, तो साफ साफ क्या दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड से हम लोग ये देख रहे हैं कि हर जगह टोटल एनर्जी क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे वेरीफाई हो गया। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ इसे कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन हम कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन ये क्लियर हो गया कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी बराबर है। इसलिए लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वेरीफाइड। ओके, चलिए फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तो हम लोगों ने देख लिया है। अब ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आप बुक्स में सेलेना वगैरह में अगर आप लिखा हुआ देखेंगे तो इस तरीके का ग्राफ बनता है। ये वाई एक्सिस पे एनर्जी प्लॉट करी जाती है और एक्स एक्सिस पे हाइट प्लॉट करी जाती है। मतलब बॉडी की जो एनर्जी है वो वाई एक्सिस पे प्लॉट होती है और एक्स एक्सिस पे बॉडी कितनी हाइट पे है या किस पोजीशन पे है ये प्लॉट किया जाता है। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये समझिए, ये था टोटल हाइट h और ये है ग्राउंड। जिस समय ए पॉइंट पे थे उस समय काइनेटिक एनर्जी 0 थी और जो कुछ भी थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी, mgh थी, है ना। तो इसका मतलब 0 जो एनर्जी होगी, मतलब यहाँ पे दो ग्राफ आपको प्लॉट करे मिलेंगे, एक रेड वाली लाइन और एक ब्लैक वाली लाइन। आप याद कैसे रखोगे उसका मैं जुगाड़ बता रहा हूँ। देखिए, पहले पूरा इसको समझ लीजिए। बी पॉइंट पे क्या होगा, आधी काइनेटिक और आधी पोटेंशियल हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी भी mgh/2 हो जाएगी, mgh/2, और पोटेंशियल एनर्जी भी mgh/2 हो जाएगी। और जब सी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी mgh हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। समझ गए? यानी कुल मिला के हो क्या रहा है, यानी कि जिस समय 0 पे आ गए, ठीक है, ये यहां से आगे चले, h/2 हाइट है, टोटल हाइट है, यानी कुल मिला के यहां पे जो ग्राफ टच कर रहा होगा वो क्या शो कर रहा है, यहां पे एनर्जी 0 हो गई, ये एनर्जी है ना। तो h पॉइंट पर, इस h पॉइंट पर एनर्जी एक्सिस 0 है, ठीक है, यानी पूरी हाइट पे कौन सी एनर्जी 0 थी, काइनेटिक। बहुत ध्यान समझिए, जब बॉडी h हाइट पे है तो ये पॉइंट एनर्जी 0 को भी तो शो कर रहा है, यानी h पॉइंट पर एनर्जी 0 है, ये एनर्जी के एक्सिस है, ये 0 पॉइंट है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट अगर आप लिखना चाहें तो h,0 लिखेंगे, यानी हाइट h है और एनर्जी 0 है। तो h हाइट पर किसकी एनर्जी 0 है, h हाइट पर जमीन से, ये अगर ग्राउंड है, ग्राउंड से h हाइट पे एनर्जी कौन सी 0 है, काइनेटिक। इसका मतलब ये वाला ग्राफ डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और अगर हम यहाँ की बात करें कि अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिए तो 0,0, यानी 0 हाइट पे 0 एनर्जी किसकी है, 0 हाइट ये है, ग्राउंड पे 0 हाइट हुई, ठीक है। तो 0 हाइट पे 0 एनर्जी किसकी है, पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब 100% ये वाला ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का था। तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिख भी रखा है पहले से, ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, और ये रहा बीचों बीच का पॉइंट बी, जहाँ पे आधी काइनेटिक और आधी पोटेंशियल हो जाती है। तो ये h/2 की हाइट पे, मतलब कुल मिला के बी पॉइंट जो होगा वो जमीन से h/2 हाइट पे होगा। h/2 हाइट पे आधी काइनेटिक हो जाएगी और आधी रिमेनिंग पोटेंशियल हो जाएगी। और ये रहा टोटल एनर्जी का एक्सिस, ठीक है, यानी 0 से कैपिटल H हाइट पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाती है, mgh। आप यहाँ टोटल निकालिए तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, टोटल एनर्जी हो गई mgh। इसका मतलब h हाइट पर टोटल एनर्जी कितनी होती है, mgh। तो वही देखिए, ये टोटल एनर्जी mgh हो गई h हाइट पर, ठीक है ना, इस तरीके से।
तो समझना आसान है, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। ग्राफ बनाने को आ सकता है या ग्राफ में पूछा जा सकता है कि ये वाली लाइन कौन सी एक्सिस को शो कर रही है, ये वाली लाइन कौन सी एनर्जी, सॉरी ये वाली लाइन कौन सी एनर्जी को शो कर रही है, ये वाली लाइन कौन सी एनर्जी को शो कर रही है, यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी टोटल कितनी होगी, ये कितनी हाइट पे होगा, सब कुछ ब्ला 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 काफ़ी कुछ पूछा जा सकता है। दैट्स वाई आपको ये याद कर लेना चाहिए। तो चलिए, जैसा कि आपने अभी भी स्क्रीन पे न्यूमेरिकल देखा, न्यूमेरिकल ये कहता है कि अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, बॉडी का जो मास है वो 1 kg है, फॉल्स फ्रॉम अ हाइट 5 मीटर, वो टोटल हाइट जो है h वो कितना है, 5 मीटर की हाइट से गिरा, हाउ मच एनर्जी डज इट पजेस एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट पूछा गया है, ठीक है। जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो माय डियर, बहुत सीधी सी बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है, किसी भी इंस्टेंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो हमेशा उतनी ही होती है। यानी कि अगर आप ये समझिए कि ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड है और यहाँ पे यहाँ से बॉडी को ड्रॉप किया गया है, ठीक है ना, तो इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। सॉल्व करेंगे तो m हो गया 1, g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू कितनी हो गई, हाइट जो दी गई है वो 5 मीटर दी गई है, ठीक है। यानी कुल मिला के टोटल ये आ जाएगा 49, ठीक है। तो 49 जूल ये आ गया, अगर देखा जाए 49 जूल हो गया ये, ठीक है। तो यानी कुल मिला के टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट, यहाँ लिख दे रहे हैं, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अकॉर्डिंग टोटल मैकेनिकल एनर्जी एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगी। भाई किसी भी इंस्टेंट पे निकालोगे, ठीक है, चाहे टॉप पे निकालो, चाहे बॉटम पे निकालो या बीच में कहीं निकालो, वो हर जगह सेम होगी। तो टॉप पे निकालना आसान है, इस वजह से टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट इक्वल टू एट हाईएस्ट पॉइंट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी बराबर है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। एक्चुअली जो चीजें हमको पता हैं वो हाईएस्ट पॉइंट के लिए पता है, ठीक है, और हमें किसी भी इंस्टेंट पे पूछा गया है, तो किसी भी इंस्टेंट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी हाईएस्ट पॉइंट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी बराबर होगी, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा सेम रहती है। तो इसलिए हाईएस्ट पॉइंट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, 0 + 49, तो कुल मिला के कितना हो गया, 49 जूल। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं, जितना बड़ा हमने सॉल्व कर दिया है फिलहाल, ठीक है, केवल आपको समझाने के लिए। बॉडी का मास 1 kg, टोटल हाइट 5 मीटर है और टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट निकालना था। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। तो हमने दिमाग ये लगाया कि हाईएस्ट पॉइंट पर जब इस बॉडी को ड्रॉप किया गया होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर जब बॉडी को ड्रॉप किया गया होगा तो उस समय यू का वैल्यू हो जाएगा, यानी इनिशियल स्पीड 0 हो जाएगी, और जब इनिशियल स्पीड 0 हो जाएगी तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh निकाल लेंगे, तो mgh सॉल्व कर दिया, 49.0 जूल आ गया। तो किसी भी इंस्टेंट, यानी मान लेते हैं ये कोई भी इंस्टेंट है, एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है तो हम ये जानते हैं कि अगर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे निकाल लें तो जितनी टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे होगी उतनी यहाँ पे हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे 0 + 49 हो जाएगा, कुल मिला के 49 टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट हो गया बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो चलिए, जैसा कि आपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख लिया है, मैं उसका सोल्यूशन कर देता हूँ। क्वेश्चन जो है वो पढ़ते हैं। अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम, बॉडी का जो मास है, बॉल का जो मास है वो 50 ग्राम है। 50 ग्राम का मतलब 50 × 10⁻³ kg हो जाएगा। थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी, चलिए बॉल जो है वर्टिकली ऊपर तरफ फेंका गया है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया है। कैलकुलेट द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड, ठीक है।
चलिए तो मैं यहाँ से सोल्यूशन शुरू कर देता हूँ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इम्पॉर्टेंट पूछा गया है, तो माय डियर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमेशा हाफ mu² लिखा जाता है, मैंने आपको बताया था। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ मास का वैल्यू हो गया 50 इंटू 10⁻³ और u का जो वैल्यू है 10⁻³ और u का जो वैल्यू है वो 20 का स्क्वायर है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कैलकुलेट होकर आ जाएगी वो आपकी 10 जूल आ जाएगी। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, इसमें लिखा है द मैक्सिमम हाइट रीच्ड इफ एयर फ्रिक्शन इज निगलेक्टेड। देखिए करने को तो इसको v² = u² + 2as से भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मतलब वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पढ़ रहे हैं और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से काम कर रहे हैं, इस वजह से मैं आपको समझाता हूँ। ये जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, यानी अगर इसको A पॉइंट लोएस्ट और B पॉइंट हाईएस्ट मान लें, तो यहाँ पर B पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 हो जाएगी, और जितना टोटल हाइट h होगा उसी के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, और यही h हमको फाइंड करना है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तुमने A पॉइंट पे निकाल ही ली है अभी, ठीक है। कितनी निकाली, चलो इसको KA लिख देते हैं, A पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट में जो पूछी गई थी तो वो A पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी हो गई। A पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है और पोटेंशियल एनर्जी A पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। तो क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हर जगह सेम रहती है, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B। तो काइनेटिक एनर्जी एट A इज 10, पोटेंशियल एनर्जी एट A इज 0, काइनेटिक एनर्जी एट B इज 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। सो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। सो m हो गया 50 इंटू 10⁻³ g की वैल्यू 9.8 और h कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 10। सॉल्व कर लेंगे तो h का जो वैल्यू आ जाएगा वो 20 मीटर्स आ जाएगा, 20 मीटर्स, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये आपका हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में लिखा है कि द मैक्सिमम हाइट रीच्ड इफ 40% ऑफ इनिशियल एनर्जी इज लॉस्ट अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन, यानी 40% एनर्जी का लॉस हो गया है, ठीक है, तब कितना हो जाएगा, तो समझिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट होगा वो 60% ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट ए के बराबर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा भाई, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट ए जितना आपने दे के भेजा था उसका 40% तो वेस्ट हो गया एयर फ्रिक्शन में, यानी बी पॉइंट तक पहुंचने में केवल कितना यूज कर पाए, 60% यूज कर पाए, बस बात खत्म हो गई। के प्लस यू एट बी कितना हो जाएगा, 0 प्लस mgh, h निकालना है, अब कितनी हाइट तक जाएगा ये निकालना है, ठीक है। और 60% यानी 60/100 टाइम्स ऑफ k प्लस यू एट a यानी 0 प्लस 10। समझ गए बात को। जब सॉल्व करेंगे माय डियर तो अब जो h का वैल्यू आ जाएगा वो 12 मीटर आ जाएगा। आना भी चाहिए, जब फ्रिक्शन नहीं था, जब एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा था तब ज़्यादा हाइट तक जा रहा था, और जब 40% एनर्जी का लॉस हो गया तो अब सिर्फ 12 मीटर तक जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देख ही लिया है, मैं सोल्यूशन की बात करता हूँ। सोल्यूशन देखिए आप फटाक से। लिखा है क्वेश्चन में, अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम फॉल्स। मास जो है वो 20 ग्राम है। 20 ग्राम का मतलब होता है 20 इंटू 10⁻³ kg हो गया, ठीक है। फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, जो टोटल हाइट है वो 10 मीटर की हाइट से फॉल कर गया। फॉल करने का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। जो चीज़ पता है वो कर लेते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट रिबाउंड्स एंड रिबाउंड्स फ्रॉम द ग्राउंड टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। चलिए अब डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से टोटल हाइट जो थी h इज इक्वल टू 10 मीटर की हाइट से बॉडी ड्रॉप करी गई है, यानी u इज इक्वल टू 0 हो गया। जब यहाँ से बॉल आई तो फिर वो रिबाउंड करी, ठीक है। तो रिबाउंड वाला केस मैं साइड में शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आई, टकराई और रिबाउंड वाला केस साइड में शो कर रहा हूँ।
रिबाउंड करी, तो जब रिबाउंड करी तो रिबाउंड करने के बाद बॉल यहाँ पे आ गई, मतलब ए से करी, बी पे गिरी, बी से सी तक रिबाउंड करके गई, और कितना रिबाउंड करी, सिर्फ 8 मीटर, यानी एच, स्मॉल एच लिख देते हैं, 8 मीटर हुआ। तो क्या क्या कैलकुलेट करना है, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। नंबर 1 पहला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, बिफोर, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी इस समय इसकी जो स्पीड होगी उससे पता चलेगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि ए पॉइंट और बी पॉइंट पे बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप पूरा लिखेंगे, मैंने शॉर्ट में लिखा है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट बी। काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे 0, ठीक है, ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि यू 0 था। पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे एम जी कैपिटल एच, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, कितनी स्पीड से टकराया, मान लेते हैं वी स्पीड से टकराया, ठीक है, यही वी लिखा हुआ है यहाँ पे, वी स्पीड से टकराया। पोटेंशियल एनर्जी ज़मीन पे 0 होती है, तो उसके बाद m से m कैंसिल हो जाएगा। g का वैल्यू शायद क्वेश्चन में दे रखा गया है 10, तो ये 10 हो गया, h का वैल्यू भी 10 है, इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, और ये हो गया v स्क्वायर। तो एक काम कर लेते हैं, आई एम सॉरी, इसमें शायद काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ठीक है, यानी बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, यानी आप एक काम करिए, यहाँ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, समझिएगा। काइनेटिक एनर्जी एट ए 0 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बी पे निकालनी है, ठीक है, बी पॉइंट पे मैं लिख देता हूँ यहाँ ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट बी, बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना था। पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे 0 होती है, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, एम की वैल्यू 20 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 10, कुल मिला के काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी 2 जूल्स, 2 जूल आ गया। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, सेकेंड पार्ट में लिखा गया है अच्छा ये ए पार्ट है, ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट, ए का सेकेंड। ए के सेकेंड में लिखा है द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि अब ये कितनी स्पीड से वापस उछला था, तभी हमको लॉस पता लग पाएगा। तो एक काम करते हैं, डेल्टा के बी पे निकालना है, बी पॉइंट पे कितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है। तो पहले लगाते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कहाँ कहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे 0 होगी क्योंकि ज़मीन है। काइनेटिक एनर्जी सी पॉइंट पे, क्योंकि फिर से ये एक हाईएस्ट पॉइंट है, तो काइनेटिक एनर्जी सी पॉइंट पे 0 हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी एम जी स्मॉल एच हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1/2 एम से एम देखिए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ओके, एम से एम कैंसिल हो गया है। तो बी पॉइंट पे अगर हम लोग डायरेक्ट, मतलब ये कौन सी एनर्जी हो जाएगी, बाउंसिंग बैक होने के बाद की एनर्जी हो जाएगी, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व कर लेते, बेटर रहेगा। इसको ऐसे लिखिए, काइनेटिक एनर्जी बी डैश, और ये 0 हो गया, समझिएगा, इससे फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है मैं बताता हूँ आपको, एम जी एच। तो बी पॉइंट पे जो ये डैश लगा दिया कितने कि उछलने के जस्ट बाद, ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी, जिस समय ये टकराया था आके, वो काइनेटिक एनर्जी उछलने के बाद की काइनेटिक एनर्जी, तो इससे डायरेक्ट आ जाएगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाएगी। तो के बी डैश इज इक्वल टू एम कितना हो गया, एम तो पता ही है 20 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू कितनी हो गई 8। तो के बी डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 दूनी 16, 1600 यानी 1.6, ठीक है, 1.6 जूल आ गया। इसलिए जो हमें चेंज निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो बी पॉइंट पे हुआ, यानी टकराते वक्त जो काइनेटिक एनर्जी थी वो अलग है, देखिए 2 जूल्स, और टकराने के बाद जब बॉडी उछली तो उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी थी वो डिफरेंट है। यानी हम क्या कर देंगे, के बी में से के बी डैश घटा देंगे, देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.0 माइनस 1.6 इक्वल टू 0.4 जूल। ये आपका आ गया। उसके बाद हम बी पार्ट की बात कर लेते हैं। बी पार्ट की बात में क्या है, व्हाट हैपेंस टू द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन द पार्ट सेकेंड। लॉस में क्या हुआ भैया, एनर्जी का जब लॉस होता है, कोई दो चीज़ आपस में टकराती है, तो साउंड और हीट, तो
0.4 जूल इज लॉस्ट in the form of sound and heat energy. ठीक है, चलिए क्वेश्चन तो आपने स्क्रीन पे देख ही लिया है, मैं सोल्यूशन पे आता हूँ सीधे सीधे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ बॉल ऑफ मास 10 ग्राम। बॉल का जो मास है वो 10 ग्राम है। 10 ग्राम का मतलब होता है 10 × 10⁻³ kg। ठीक है, फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। टोटल जो हाइट है वो 5 मीटर है। डायग्राम की ज़रूरत होगी तो बनाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। इट रिबाउंड फ्रॉम द ग्राउंड टू अ हाइट ऑफ 4 मीटर। चलिए ठीक है, तो वही ज़रूरत पड़ गई भैया। ठीक है, बॉल यहाँ से ड्रॉप करी गई, ये पॉइंट ए है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये आई ज़मीन पे टकराई, ज़मीन पे टकरा गई, तो जिस वेलोसिटी से टकराई उसे हमने वी कहा। और फिर ये बॉल वापस रिबाउंड करेगी। ठीक है, तो वो जो वेलोसिटी से रिबाउंड करेगी उसको मैं V0 कहूँगा। और उसके बाद अल्टीमेटली ये किसी हाइट तक जाएगी, जिसको पॉइंट सी कह दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो हाइट आ रही है, अब ये h जो स्मॉल h आ रहा है वो कितना है, वो 4 मीटर है। और टोटल कितना था, ये 5 मीटर है। बात को समझिए, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर हो गया। द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल कैलकुलेट करना है। ए पार्ट की बात करते हैं, तो इनिशियल पॉइंट तो ए है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू mg कैपिटल H, क्योंकि ए पॉइंट पे हाइट कैपिटल H थी। ठीक है, तो m कितना है, 10 × 10⁻³ g का वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है 9.8 और जो हाइट है वो 5 मीटर है। आप सॉल्व कर लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे जो आ जाएगी वो 0.49 जूल आ जाएगी। चलिए बी पार्ट की बात कर लेते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। फिर से वही बात, ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी एट बी हमको निकालनी। जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर वाले में डैश लगा देंगे, ठीक है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो बाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो गया, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट बी। तो ए पॉइंट पे काइनेटिक कितनी हो जाएगी, 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, निकाल चुके हैं 0.49। जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सके वो कर लीजिए, ये वाली निकालनी है। और पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे यानी ग्राउंड पे 0 होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे कितनी हो गई, 0.49 जूल। इस तरीके से ये हो गया। इसके बाद हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड हो गया 0.5 जूल। फिर सी पार्ट पे आ जाते हैं इसके। सी पार्ट में क्या है, द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर स्ट्राइकिंग द यानी ये बाउंस बैक होने के बाद। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे आफ्टर स्ट्राइकिंग यानी ये निकालना है। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कर देंगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट सी। तो बी पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसे हम के बी डैश कह दे रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के बॉडी रुक जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0। और सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg स्मॉल h। तो के बी डैश इज इक्वल टू m की वैल्यू 10 × 10⁻³ g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू अब जो है वो 4 मीटर है। तो अब आप सॉल्व करेंगे तो के बी डैश अब जो आएगा आपका वो 0.392 वटेवर। देख लेते हैं, 8 चौक 32 के 2 हाथ से लगे 3 9 चौक 36 3 39 सही 0.392 जूल। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं डी पार्ट पे। ठीक है, डी पार्ट क्या है, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑन द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। फिर से वही बात आ गई, डेल्टा के की वैल्यू निकालनी है बी पॉइंट पर। ठीक है, तो क्योंकि डेल्टा के की वैल्यू बी पॉइंट पे क्या हो जाएगी, के बी माइनस के बी डैश, इसलिए डेल्टा के की वैल्यू बी पॉइंट पर कितना हो गया, के बी है 0.49 माइनस 0.392। मतलब कुल मिला के प्रीवियस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एकदम सेम हो गया। तो आंसर आ जाएगा 0.098 जूल। चलिए क्वेश्चन तो आपने स्क्रीन में देख ही लिया है, मैं सोल्यूशन पे आता हूँ सीधे सीधे। सोल्यूशन क्या है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय अ टॉय कार्ट ऑफ मास 150 ग्राम। ठीक है, जो मास है कार्ट का वो 150 ग्राम है। 150 ग्राम बोले तो 150 × 10⁻³ kg है। ठीक है, ऑन रिलीजिंग द कार्ट इट मूव्स विद द
स्पीड ऑफ 0. कार्ड की जो स्पीड है रिमूव करने के बाद 0.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक ऑफ द स्प्रिंग, यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमको स्प्रिंग की निकालनी थी। तो मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा। पहले स्प्रिंग दबी हुई थी और कार्ट ने दबा रखा था, ऐसे समझिए। ये है सपोर्ट, ये स्प्रिंग बेचारी दबी हुई है और ये कार्ट हमारी ऐसे खड़ी हुई है। तो अभी इस समय काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 है और पोटेंशियल एनर्जी जो है इनिशियली वो केवल स्प्रिंग के पास है, राइट। फिर क्या हुआ, फिर थोड़ी देर बाद स्प्रिंग को रिलीज कर दिया गया तो स्प्रिंग खाली हो गई और टॉय कार्ट जो है जिसका मास आपको m बोला गया है वो v वेलोसिटी से भागने लगी। यानी यहाँ पे क्या हुआ, सब कोई रिलैक्स हो गया। ज़मीन पे है तो पोटेंशियल एनर्जी 0, स्प्रिंग रिलैक्स हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी अल्टीमेटली 0 हो गई। और काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किसके पास है, कार्ट के पास है, जो कि कितनी हो जाएगी, 12 mv²। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। तो अब सोल्यूशन बहुत आसानी से हो जाएगा। बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक और इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एंड फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक इज 0, इनिशियल पोटेंशियल स्प्रिंग के पास था, वही हमें फाइंड करना है। फाइनल काइनेटिक जो है वो 12 mv² हो गया और फाइनल पोटेंशियल 0 है। तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर थी उसके पास वो हो गई 12, m की वैल्यू 150 इंटू 10⁻³ v की वैल्यू 0.2 का होल स्क्वायर। आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³ जूल। हाँ जी, चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे काम करता है। मान लीजिए कि ये एक रिजिड सपोर्ट है, ये जो डॉट डॉट करके दिया है, मतलब एक छत मान सकते हैं, कील मान सकते हैं। तो ये एक रिजिड सपोर्ट से बंधा हुआ एक स्ट्रिंग है जिसमें ये बॉब है, ठीक है, एक हैवी बॉडी मान सकते हैं। और इसको हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे खींचा यहाँ तक, मतलब इस तरीके से खींचा कि जो इसका लोवेस्ट पॉइंट है, जिसको आप लोग रेफरेंस लाइन कह सकते हो, रेफरेंस लाइन से हमने h हाइट उठा दिया इसको। तो जब हमने इसको h हाइट उठाया, ध्यान से समझिएगा, तो h हाइट जब इसको उठा देंगे तो रेफरेंस लाइन से h हाइट ऊपर आ जाने की वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी। और क्योंकि अभी ये रेस्ट कंडीशन में है, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। जब हम इस बॉडी को रिलीज़ करेंगे तो धीरे धीरे ये बॉडी नीचे की तरफ जाएगी और स्पीड बढ़ती जाएगी। यानी इस जगह पे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस जगह पे स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, इस वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और क्योंकि ये टच कर गया रेफरेंस लाइन को टच करने का मतलब है कि अब उसकी हाइट जो है वो 0 हो चुकी है। और अगर हाइट 0 है तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। तो बहुत बहुत ध्यान समझिएगा। तो क्योंकि अब हाइट यहाँ रह नहीं गई, क्योंकि जो रेफरेंस लाइन है वो लोवेस्ट पॉइंट हम मान के चलते हैं, जब ये बॉडी लोवेस्ट पॉइंट पे पहुँच गई तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। यानी हुआ क्या, इंटरचेंज, जो मैं कह रहा था क्या, कि हमेशा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो टोटल सम रहता है वो हमेशा सेम रहता है। यानी कि अगर इस जगह पे देखा जाए तो टोटल 0 प्लस mgh, यानी टोटल mgh था, तो B पॉइंट पे आने के बाद बस इंटरचेंज हुआ है, पोटेंशियल 0 हो गई और काइनेटिक mgh हो गया। टोटल अब भी mgh ही है। आई बात समझ में, ठीक है। तो आप ये मत समझिएगा सर ने गलत लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला mgh हो गया ना। मैं तुम्हें जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझने का प्रयास करिए। मतलब मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ कि इस जगह सपोज इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल था और काइनेटिक एनर्जी 0 था। तो हुआ क्या, जब ये बॉडी ऐसे चली गई तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी जो थी वो पूरी की पूरी 100 जूल आ गई। यानी आपस में स्विच हो गया, ठीक है, यानी इंटर कन्वर्जन हो गया। फिर जब वापस यहाँ से यहाँ गए तो अल्टीमेटली जब एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचेंगे तो फिर से h हाइट पे आ जाएंगे। तो हाइट पे आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से mgh हो जाएगी। और क्योंकि टोटल एनर्जी mgh ही है तो जब पूरी की पूरी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई तो काइनेटिक के पास कितनी बची, 0। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब ये एक्सट्रीम पॉइंट पे आता है तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे आ जाता है, और रेस्ट पे आने की वजह से काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी अल्टीमेटली स्विचिंग चलती रहती है। यानी अगर मैं वैल्यूज के हिसाब से समझाऊं तो यहाँ पे 100 था, काइनेटिक 0 था, पोटेंशियल 100, काइनेटिक 0,
ठीक है, यहाँ पे पहुंचने पर पोटेंशियल 0, काइनेटिक 100, वहां फिर पहुंचने पर क्या हो गया, पोटेंशियल 100 जूल हो गया और काइनेटिक एनर्जी फिर से 0 हो गई। तो होपफुली आप समझ रहे होंगे कि अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, मैकेनिकल एनर्जी अगर कंजर्व रहती है तो कंजर्व इस तरीके से रहती है कि अगर वैल्यूज में चेंज हो रहा है तो इस तरीके से चेंज होगा कि काइनेटिक और पोटेंशियल का जो टोटल सम है वो हमेशा उतना ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए mgh प्लस 0 इज mgh, 0 प्लस mgh इज mgh एंड mgh इज 0 इज mgh, मतलब कुल मिला के यही होता रहेगा। पोटेंशियल यहाँ पे मैक्सिमम थी, काइनेटिक 0 थी, यहाँ आते आते वही पूरी की पूरी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल 0 हो गई, फिर आगे पहुंच गए तो फिर काइनेटिक 0 हो गई, फिर पोटेंशियल आ गया, फिर लौट के वापस आएगा जब ये बहुत भाई ऑसिलेट करेगा ना, हम मान के चलना कि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, वापस आएगा तो फिर ये रिपीटेशन चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम में भी रहता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन तो आपने स्क्रीन पे देख लिया, अब मैं सोल्यूशन पे आता हूं। क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है एक सिंपल पेंडुलम है, जब वो ऑसिलेट करता है राइजेस टू अ मैक्सिमम वर्टिकल हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कुल मिला के जो h का वैल्यू है, जो मैक्सिमम हाइट वो चल रहा है वो 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर यानी 5 इंटू 10 to the power -2 मीटर है। From its rest position, when it reaches to the extreme position on one side, if the mass of the bob of the simple pendulum is 500 ग्राम, मास जो है वो 500 ग्राम यानी आधा किलो यानी 0.5 kg हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये दे दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। तो फाइंड करना है, चलिए फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करना है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिंपल पेंडुलम एट एनी इंस्टेंट। तो अभी आपको हमने समझाया, डायग्राम भी अभी वही रख रखा है कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh ही रहती है सिंपल पेंडुलम में। काइनेटिक 0, पोटेंशियल mgh, कुल मिला के mgh, यहाँ पोटेंशियल 0, काइनेटिक mgh, फिर से mgh, यानी कि फॉर सिंपल पेंडुलम, सिंपल सी बात है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम बात करें तो हमेशा वो कितनी होगी, 0 प्लस mgh, यानी अल्टीमेटली मैं mgh लिख रहा हूँ, तो इतने तो समझदार आप लोग हैं ही। मास 0.5 है, ग्रेविटी 10 है, हाइट जो है 5 इंटू 10 to the power -2 है। अल्टीमेटली आप सॉल्व कर लेंगे तो 0.25 जूल आ जाएगा। सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में लिखा है द वेलोसिटी ऑफ बॉब एट इट्स मीन पोजीशन, यानी जिस समय मीन पोजीशन पे आएगा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है मेरे पास। ए और बी पोजीशन पे हम लोग क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देते हैं। तो बाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कर दें, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट बी। समझिएगा बात को मैं क्या कह रहा हूं, कुछ दिक्कत नहीं है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर ए की बात करी जाए तो ए पे देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ए पॉइंट पे 0। ठीक है, इसको रब कर दूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, जगह मिल जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। चलिए, काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे अगर मुझे निकालनी है तो हाफ mv² लगा देते, क्योंकि v फाइंड आउट करना था, कितनी स्पीड होगी मेन पोजीशन पे। ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं, इसको भी रब कर देते हैं। ठीक है, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे कितनी है, 0 है। पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे कितनी है, mgh है। बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv²। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि v चाहिए। और पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे कितनी है, 0, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पे है, तो लोएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो गई। तो अब जब सॉल्व करेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, g की वैल्यू 10 है और h की वैल्यू 5 इंटू 10 to the power -2 है, इज इक्वल टू 1/2, और ये हो गया v²। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो v की जो वैल्यू आएगी वो 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, यानी जिस समय बॉब मेन पोजीशन पे आएगा उस समय उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड होगी। क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने ये। ठीक है, अच्छा, उसके बाद स्टेट द एजम्पशन मेड इन योर कैलकुलेशन। सबसे शुरुआती चीज ही एजम्पशन है, क्या कि हम ये चीज तभी लगा पाते हैं
जब हम ये मानते हैं कि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो एजम्पशन ये है, एज्यूमिंग देयर इज नो लॉस इन एनर्जी, जो कि कभी होता नहीं, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, एनर्जी का लॉस तो हमेशा होता है। ठीक है ना।